हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। जनरली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हम लोगों ने डिस्कस करा सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में आपको जनरली मैंने 3 पार्ट डिस्कस करा दिए हैं। अब जो एक पार्ट रह गया उसमें हम लास्ट में सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और रिव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा होल्ड डाउन कर दिया। पहले आप वो 3 पार्ट को सोशियोलॉजी के समझ लीजिए, उससे रिलेटेड जो भी डाउट आप उसे क्लियर कर लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी। जनरली आपको पता है साइकोलॉजी हम आर शिवानी से डिस्कस करते हैं। साइकोलॉजी वॉजन बहुत ही सब बढ़िया सब्जेक्ट है और इसकी आर शिवानी की अगर मैं बात करूँ सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सी बुक लें, तो मेरे अकॉर्डिंग आप सोशियो साइकोलॉजी के लिए आर शिवानी बुक कर लीजिए। इसकी लेंथ भी आप देख सकते हो बहुत ही कम है। फिल्टर करने के बाद में जनरली आपको बस इतना सा पढ़ने की ज़रूरत होती है और इसमें कंटेंट भी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल में दे रखा है। जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 पर्सनालिटी को। तो जैसा कि आप बुक में देख रहे हो इसका लेंथ तो छोटा ही है, प्लस हम लोगों को इसमें हर एक तरह के से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। जैसे कि मैंने नोट्स नहीं बनाते तो मैं हमेशा हर एक चीज़ को अपने बुक में मेंशन कर देती हूँ, तो बुक में तो बहुत कुछ ज़्यादा ही मेंशन हो गया है। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 पर्सनालिटी को। अगर आप नोट्स बनाते हो तो अपने नोट्स में मेंशन करते रहिएगा, अगर आप मेरी तरह बुक से पढ़ते हो तो आप बुक में मेंशन करते रहिएगा। जनरली मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के नोट्स बनाए थे, उसको बुक से नहीं पढ़ा था क्योंकि उसमें बुक में बहुत ही ज़्यादा कंटेंट होता था, इतनी मोटी बुक थी। तो लास्ट टाइम इसको मतलब कि जब हमें एग्जाम होगा यूनिवर्सिटी एग्जाम, उसमें रिवीजन करने में प्रॉब्लम हुई, इसलिए मैंने उसके नोट्स बनाए थे। बट जो हमारी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी बुक है, आपको पता है कि वो बहुत ही छोटी सी है, ज़्यादा उसमें पढ़ने का कंटेंट नहीं है। साइकोलॉजी सोशियोलॉजी की कभी मैंने नोट्स नहीं बनाए क्योंकि हमारी बुक मतलब मेजरली बुक में हर एक कंटेंट है, तो उसके नोट्स बना के टाइम वेस्ट था और जितना भी रिवीजन वर्क था बुक हमारी कन्वीनियंट थी रिवीजन वर्क के लिए। मेरे अकॉर्डिंग सुटेबल है साइकोलॉजी सोशियोलॉजी बुक से पढ़ना। वैसे आप जब सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो सेकेंड सेमेस्टर में भी आपके जब सब्जेक्ट्स देखोगे तो उसमें भी कुछ के नोट्स बनाने की ज़रूरत है, कुछ के नहीं। सेकेंड सेमेस्टर में सबसे बोरिंग सब्जेक्ट तो मुझे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग लगता है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग कुछ समझ में नहीं आता कि उसे हमें कैसे हैंडल करना है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर मैंने अभी मतलब पढ़ ही रही हूँ सेकंड सेमेस्टर, तो उन दो के अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग सबसे बकवास सब्जेक्ट मुझे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग लग रहा है, और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वही है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उससे आएंगे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम डिस्कस करते हैं साइकोलॉजी के यूनिट 5 पर्सनालिटी को। तो पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी एक लैटिन वर्ड पर्सोना से आई है। पर्सोना का मतलब होता है थ्रिएटिक मार्क्स। इसका मतलब होता है हम लोग कुछ भी परफॉर्म करते हैं, जो भी हमारे टास्क जो भी हमारे एक्शन होते हैं वो हमारे अंडर आते हैं पर्सनालिटी के। पर्सनालिटी हमारा डायनेमिक इन नेचर है। इसका मतलब हमारी पर्सनालिटी कुछ है और हमारे साथ वाले की या फिर सामने पार्टनर की पर्सनालिटी कुछ है। पर्सनालिटी हमारी डेवलप होती है बाय बर्थ। साथ ही साथ पर्सनालिटी हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसको एक्वायर करते हैं, जैसे हम लोग बड़े हो गए, आप यहाँ पे हो अपने कॉलेज में हो तो आपने कुछ पर्सनालिटी एक्वायर करी होगी, वहाँ के हिसाब से अपने आप को शो करा होगा, तो वो पॉइंट्स आपको जनरली डिस्कस करे जाते हैं। फिर एक बात आती है कि इसमें एक फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है जैसे कि एक नॉर्मल सा पर्सन है, वो पहले गांव में रहता था, तो उसके सोशल मतलब सोसाइटी, तो उसके सोसाइटी के हिसाब से पर्सनालिटी कुछ थी। वैसे वो शहर में आया तो उसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि उसका सोसाइटी चेंज हो गया, उसके नेबरहुड्स चेंज हो गए, उसकी सोसाइटियल चेंज होने से ही उसका परसेप्शन चेंज हुआ। नेक्स्ट होता है आपका कल्चर। अगर आप जिस कास्ट हो आप उस कल्चर को फॉलो करते हो। कल्चर अलग अलग होता है, जैसे कि हर एक पर्सन अलग कल्चर डिफाइन करता है, सेम एज जैसे डिफाइन होती है उसकी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की डेफिनेशन हम लोगों को वॉटसन वाली लर्न करनी है। पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाई एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ओवर अ लॉन्ग इनफ ऑफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इन्फॉर्मेशन। ये डेफिनेशन हम लोगों को वॉटसन ने दी थी, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है पर्सनालिटी। बहुत ही ईजी है, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में लर्न करी थी, मुझे अभी भी लर्न है। तो इन्होंने कहा पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज़। हमारी फर्स्ट लाइन है पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज़, जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि हमारा सुबह उठ के किसी का होता है कि नॉर्मली हमें रेडी होना है, किसी का होता है हम पहले एक्सरसाइज करेंगे, किसी का हम स्टडी करेंगे। तो 3 पीपल्स हैं, जो भी 3 पर्सन्स हैं उनके अलग अलग पर्सनालिटी क्यों है? क्योंकि उनका परसेप्शन अलग अलग है। सेम एज हमने मॉर्निंग के डिस्कस करी, इनका इवनिंग का कुछ शेड्यूल होगा, आफ्टरनून का कुछ होगा, नाइट का।
नाइट का शेड्यूल उनका कुछ होगा। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस कैसे हैं, उनके डिफरेंस है परसेप्शन से। परसेप्शन किस पे डिफाइन करता है, हमारी पर्सनालिटी पे। तो हमारे वॉटसन ने कहा था पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज़। मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गया, पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाई एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। अभी हम तीनों को एज अ लेके चल रहे थे कि ये सही है कि गलत है, हम लोग इनको ऑब्जर्व कर रहे थे। आप हमेशा ऑब्जर्व से ही चीज़ें सीखते हो। ऑब्जर्वेशन मेथड आपने इंट्रोडक्शन के चैप्टर फर्स्ट में सीखा होगा। जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, सर्वे करते हैं, तभी हमें चीज़ें क्लियर होती हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड से आप एक्टिविटीज़ को क्लियर कर सकते हो, उन एक्टिविटीज़ को जिससे जनरली कोई वर्क नहीं हो सकता। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ आपको क्लियर है कि पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी से हमें ऑब्जर्व क्या करना है। सो हमारी ये लाइन आपको होपफुली क्लियर हो गई होगी। सो हम इसी डेफिनेशन को आगे प्रोसीड आउट करते हैं। Personality is the sum of activities that can be discovered by actual observation over a long enough of period of time। जैसे कि हम एक दिन को नहीं डिस्कस कर सकते, किसी को एक दिन के हिसाब से नहीं जज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को आइडियल मानते हो। आइडियल आप तभी मानते हो ना जब आप उसको फॉलो करोगे। जैसे आप उसके सारे इंटरव्यूज़ देखोगे, आप उसके स्क्रिप्ट देखोगे, उसके जितने भी उसका रिटन वर्क होगा, उसका हार्ड वर्क होगा, उसका साइलेंस होगा, उसकी डिसिप्लिन होगा, उसकी हर एक चीज़ को आप पहले ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व करने के बाद एक आप खुद की इन्फॉर्मेशन दोगे कि हाँ ये हमारे लिए आइडली परफेक्ट है, हम इसको अपना आइडल बना सकते हैं या बना सकती हैं। तो ये आपको ये कैसे हुआ, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी का आपको अट्रैक्ट करा। पर्सनालिटी तभी अट्रैक्ट करती है जब आप बिल्डअप करते हो, जब आपका परसेप्शन अच्छा होता है। मेनली अगर मैं बात करूँ पीपल की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, पीपल को हर एक चीज़ पॉजिटिव अच्छी लगती है। पॉजिटिव इन द सेंस अगर आप रील वर्सेस रियल लाइफ को देखोगे तो जनरली लोगों को वही इंसान रियल लाइफ में नहीं अच्छा लगेगा, बट रियल लाइफ में वो अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में आपके पॉजिटिव थॉट्स प्लस नेगेटिव थॉट्स होते हैं, बट आप जब अगर रियल लाइफ में आते हो ना तो सिर्फ आपको पॉजिटिव थॉट्स मिलते हैं। पॉजिटिव थॉट्स जो कि आपको अट्रैक्ट करता है। आप किसी रील को देखिए, वो इतनी अट्रैक्टिव क्यों हो जाती है? उसमें अच्छे से म्यूजिक होता है जो कि हमें अच्छा लगता है, उसमें जो बैकग्राउंड्स होते हैं या फिर जो डांस स्टेप्स होते हैं या फिर हमारे जो स्टडी से रिलेटेड होते हैं, वो सब इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि हमें वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। इसलिए वो उस पर्सनैलिटी से हमें अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए हमें उनका परसेप्शन अच्छा लगता है, इसीलिए वो हमारे लाइक्स और कमेंट को एक्वायर करते हैं। ये सारी चीज़ें रियल वर्सेस रियल में ही पर्सनैलिटी एक्वायर करती है। तो आपको क्लियर हो गया पर्सनैलिटी का इंट्रोडक्शन। पर्सनैलिटी के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि ये पर्सोना वर्ड से है। पर्सोना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है थ्योरेटिकल टास्क। तो इससे आपको चीज़ें क्लियर हो गई। प्लस ये डायनेमिक इन नेचर है, सोशल कल्चर फैक्टर से इन्फ्लुएंस करता है। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसकी बता दी कि जो हमारा पर्सनैलिटी वो डायनेमिक नेचर है और कौन कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस करता है। वो परसेप्शन पे वर्क करता है। साथ ही साथ उसकी अगर मैं बात करूँ, ये एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट को डिफाइन करता है। पर्सनैलिटी हमारी क्लासिफिकेशन आप जब पढ़ेंगे तब आपको क्लियर। जनरली आपको 1 से 2 डेफिनेशन आनी चाहिए जब आप एग्जाम में लिखो, बट आप कोई एक भी अगर डेफिनेशन अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो ना, रिवीजन रोज करो, तो आप बिल्कुल भी नहीं बोलोगे। अगर मैं बताऊँ पर्सनैलिटी की, तो इससे पहले मैंने रिवीजन करके नहीं बैठी हूँ वीडियो शूट करने के लिए। ये मुझे ऑलरेडी लर्न था अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। मैंने जब रिवाइज करा था, लर्न करा था, उसकी डेफिनेशन मुझे आज भी लर्न है। मुझे पर्सनैलिटी की डेफिनेशन, मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन, वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन प्लस साइकोलॉजी की डेफिनेशन, 3 से 4 डेफिनेशन जो मुझे लर्न है। और सबसे लास्ट में चैप्टर जो मुझे सबसे बेकार चैप्टर लगता था, कॉग्निटिव चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे एक भी डेफिनेशन नहीं लर्न है। बस मुझे उसके टाइप्स और उसके थ्योरीज याद है। थ्योरीज साइकोलॉजी की बहुत अच्छी हैं क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट पे वर्क करती है। उसका जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, वो अट्रैक्ट कर लेता है, वो बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है। सोशियोलॉजी हाँ मैं मानती हूँ थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है। उसमें वही जिसको सोशल साइंस पसंद है, एसएसटी जिसका फेवरेट सब्जेक्ट है, लिटरली मैं बता रही हूँ उसकी सोशल साइंस फेवरेट हो गई। और मेरा को मतलब साइकोलॉजी ज़्यादा अच्छी लगती है, सोशियोलॉजी मुझे बोरिंग लगती है एज़ कम्पेयर टू। बट अगर मैं बात करूँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, तो एनाट थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, फिजियोलॉजी इजी लगती है। जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आओगे तो आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा अच्छी लगेगी बायोकेमिस्ट्री से। बायोकेमिस्ट्री डिफिकल्ट है थोड़ी सी। और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग तो मुझे लगता है, नर्सिंग की फील्ड में बता रही हूँ, नर्सिंग के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उसमें से 1 to 2% ही होंगे स्टूडेंट्स जिनको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग अच्छी लगती है। मेरे क्लास में तो किसी को नहीं अच्छी लगती है। इनडायरेक्टली मुझे बहुत डिफिकल्ट लगती है। उसको मैं याद करने की कोशिश करूँगी तो याद नहीं होगी, समझने की कोशिश करती हूँ तो वो समझ में नहीं आती है।
सो उसको छोड़ते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक बेस्ट लाइन दे रखी है, ये आपको ज़रूर मेंशन करनी। ये पर्सनालिटी ना एक प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। हेरिडिटी का मतलब होता है जो हमने एक्वायर करा हमारे जीन्स से, हमारे जीन्स जो हमें ट्रांसफ़र होकर मिले हैं, उसके बाद में जो हमें हेरिडिटी देती है तो वो हमारा होता है। उसका प्रोडक्ट किसका, हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। प्लस जो बाय बर्थ हमारे अंदर पर्सनैलिटी कुछ होती है, बाद में जो हम लोग उसको डेवलप करते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट से होते हैं। मैंने इन्वायरमेंट का भी एग्जांपल दिया ना, अगर वो गांव में है तो उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी, वही चीज़ अगर उसके शहर में जाती है तो उसकी पर्सनैलिटी डिफिकल्ट होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो नेबर्स से अपने जाएगा, नेबर्स है, उसके रिक्वायरमेंट्स है, उसका सोर्सेज है, उसके जितने भी कम्युनिकेशंस होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं जगह के हिसाब से। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ये फर्स्ट पॉइंट मार्क है, इंपॉर्टेंट भी है, प्रोडक्ट है आपका, तो इसको आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो मैंने बता दिया कि कौन से कल्चर फैक्टर पे डिफाइन करता है। ये स्टैटिक नहीं, डायनेमिक इन नेचर। स्टैटिक का मतलब होता है जैसे कि स्टैटिक का मतलब होता है कि कांस्टेंट, और डायनेमिक का मतलब होता है वेरिएबल। इससे आप समझ पाओगे कि पर्सनैलिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब जैसी पर्सनैलिटी आज है मेरी वैसे 20 साल बाद हो, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। 20 साल में बहुत सारे पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगे, पर्सनैलिटी में जो चेंजेस आएंगे वो मेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी हो जाएगी। सो ये चीज़ हम लोग इसको मतलब हम लोग नहीं कॉन्ट्री कर सकते, नहीं मान सकते इस बात पे। फिर पर्सनैलिटी जो है वो हमारे कॉग्निटिव पे चलती है, बिल्कुल चलती है। अब अगर आपने कॉग्निटिव पढ़ा होगा तो उसमें मेमोरी है, फॉरगेटिंग है, उसके साथ ही साथ में इंटेलिजेंस है। ये सारी चीज़ें किससे आती, पर्सनैलिटी से तो आती। पर्सनैलिटी है तो आपका कॉग्निटिव बेस्ट है। कॉग्निटिव चैप्टर हर एक चीज़ से लिंक कर रहा है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, उसकी डेफिनेशंस भी डिफिकल्ट है, आई नो। अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर में आपको थ्योरीज आनी चाहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनालिटी आना चाहिए और क्लासिफिकेशन। बस 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी चैप्टर में। अगर आपको ये 3 चीज़ आती हैं ना तो आपके मार्क्स फुलफिल हैं पर्सनालिटी चैप्टर से। सो अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी टोटल हमारे 6 टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले हमारा है एल्पोर्ट क्लासिफिकेशन, जंक्स क्लासिफिकेशन, टाइप ए एंड टाइप बी क्लासिफिकेशन, शेल्डन क्लासिफिकेशन, क्रेट्समियर क्लासिफिकेशन एंड हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन। तो जनरली आपके 6 हैं। सबसे पहला आपका हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन, क्रेट्समियर क्लासिफिकेशन, शेल्डन क्लासिफिकेशन, टाइप ए टाइप बी क्लासिफिकेशन, एल्पोर्ट क्लासिफिकेशन एंड आपका लास्ट है जंक्स क्लासिफिकेशन। तो इन क्लासिफिकेशन में क्या क्या, जैसे कि नाम दे रखा है तो नाम तो साइंटिस्ट अपने नेम से रख देते हैं, जो अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग रख देते हैं। तो नेम तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। जो इसके अंदर का डिवीजन होता है हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला है हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन। तो हिपोक्रेट्स के अंदर भी 3 डिवीजन आता है। पहले मैं इसको ऐसे समझाती थी, फिर मैं आपको बुक से समझा दूंगी तो उससे भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमारा हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन। हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर 3 सब डिवीजन आता है। जैसे कि मैं बता दूँ आपको, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, जो मैंने 6 नाम लिए वो ये 6 हैं, बॉक्सेस में बने हैं, इजीली आपको लर्न करने, ये एज इट इज़ आपको नाम लर्न करना है। मैं कह रही थी हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन। तो हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन के आपके ये 3 दे रखे हैं। तो ये 3 आपके जो पर्सनैलिटी के दे रखे तो जनरली बहुत ही ईजी, सैंग्विन है, फिलेग्मैटिक है और कोलेरिक है। तो ये 3 आपको नाम याद करने और उसका मीनिंग आपको समझना है। जनरली आप जब बुक में देखोगे तो बुक में नाम आपको लर्न करना होगा, मीनिंग आपको वीडियो के थ्रू से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले होता है सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है, आप एग्जाम्पल समझो, सैंग्विन का आप ले लो एक स्वान की तरह। स्वान कैसी होती है, ब्यूटीफुल होती है, हैप्पी होती है, चीयरफुल होती है। सो ये चीज़ें किस में, ये जब आपको चीज़ें किसी में दिखाई देंगी, किसी पर्सन में, किसी एनिमल में, तो आप उस पर्सन को किस में डिवाइड करोगे, सैंग्विन में। सो नेक्स्ट आपका आता है फेलिग्मैटिक। फेलिग्मैटिक क्या, जॉली नेचर, इन द सेंस जैसे चाइल्डिश नेचर होता है ना वैसा इनका नेचर, प्लस काम है। काम का मतलब शांत नेचर के, जैसे बच्चा होता है ना ऑल द टाइम वो शांत रहता है, बट उसके अंदर जो हरकतें होती है ना शैतानी वाली, और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा वो नटखट टाइप का, तो उसको कैसे बिहेव करता है, जॉली बिहेवियर। नेक्स्ट आपका आता है कोलेरिक। कोलेरिक का मतलब ही होता है बेकार। बेकार इन द सेंस ऐसा बेकार नहीं, बेकार इन द सेंस मेरा कहना था वो इरिटेट करेगा, वो एंगर में रहेगा, हर वक्त इरिटेटेबल रहेगा। जैसे कि जो बहुत ही डिफ़िकल्टी से पर्सन एक्वायर करते कोई भी पोस्ट को, जैसे कि प्रोफेसर मैं मानूंगी तो प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेबल होते हैं। आप एक क्वेश्चन पूछो कितनी जल्दी इरिटेट हो जाता है, और अगर आपने कोई मिस्टेक करी तो तुरंत ही एंगर उनका जनरेट हो जाता है। तो उनकी पर्सनैलिटी उससे एक्वायर करते हैं कि ये इनकी पर्सनैलिटी कैसे आ रही है, हमारी कोलेरिक की आ रही है। तो 3 है, सैंग्विन है हमारे फर्स्ट जो कि बहुत ही अच्छे हैं, फिर फेलेग्मेटिक
थोड़ा सा ठीक है। सैंग्विन में आप ले सकते हो एडल्ट को, और उसके बाद में फिर आपका आता है सैंग्विन के बाद में आप फेलेग्मेटिक को ले सकते हो एज अ चाइल्डिश नेचर। और जो आपका थर्ड वन आपकी कौन सी है, कोलेरिक, आप उसको ओल्ड एज में डिफाइन कर सकते हो। इस एज से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे डिफाइन करना है। नेक्स्ट आपका है क्रेट्समियर क्लासिफिकेशन। हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है क्रेट्समियर क्लासिफिकेशन। मैं इसका डायग्राम दिखा देती हूँ, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको 3 डायग्राम दिख रहे हैं, इनके 3 नाम है। फैलिक है, फैलिक के साथ में एथलेटिक एंड लैप्टोसोमैटिक है। तो इसमें क्या है, आपको इसकी बॉडी से क्लियर करना है इनकी पर्सनालिटी कैसे होती है। हम लोग जैसे कि हमारा पहला वाला था, हमारा पहला वाला में जो भी डिवीजन था, हम लोगों ने पर्सनालिटी, उनकी थिंकिंग को, उनको देख के हमने ऑब्जर्व करा कि उनकी सोच कैसी है, उनका कॉग्निटिव कैसा है हिपोक्रेट्स में। बट क्रेट्समियर में हम लोग उनकी बॉडी को देखेंगे। अब अगर हम 3 पर्सन लेते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सा है, एक थोड़ा सा फिट है, एक बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला सा है। तो आपको 3 बताने, 3 कैसे, एक मोटा सा है मतलब कि हेल्दी सा है, एक फिट है, फिट बॉडी का है, एक लीन बॉडी का उससे भी दुबला पतला सा। सो आपका जो फैलिक वाला, फैलिक मतलब मोटा, फैल गया, आपको थोड़ा सा समझने को लगेगा, फैलिक वाला फैल गया, उसका मतलब मोटा सा है। एथलेटिक्स में मतलब आप देखो, एथलेटिक्स का मतलब होता है जो स्पोर्ट्स में जाते हैं या फिर जो एथलीट, तो वो बॉडी कैसे होती है, फिट एंड हेल्दी। तो आपको उससे एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। फिर लीन बॉडी से आपको पता ही चला कि वो कैसे होंगे, पतले से होंगे, इसीलिए लीन मतलब एल से स्टार्ट होगा, और उन्हीं का जो नाम होगा उनका होगा लैप्टोसोमैटिक। तो आपको क्लियर हो गया, क्रेट्समियर के 3 होते हैं। फेलेग्मेटिक जो कि मोटे से होंगे, एथलेटिक जो कि फिट एंड बॉडी होंगे, एंड लैप्टोसोमैटिक है उनकी लीन बॉडी होगी। तो ये आपका सेकंड क्लासिफिकेशन था, ये आपको क्लियर हो गया। थर्ड क्लासिफिकेशन आपका शेल्डन क्लासिफिकेशन। शेल्डन क्लासिफिकेशन में भी 3 टाइप्स के हैं। अब हम इसको देखते हैं, ये 3 टाइप्स दे रखे हैं। इनका पहला है एंडोमॉर्फिक, फिर हमारा मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। इसमें बॉडी के अकॉर्डिंग ही करना है कि हेल्दी कौन सा है, अनफिट कौन सा, लीन कौन सा। बट इसमें हम एक पॉइंट ऐड ऑन करेंगे कि विसरा हाईली डेवलप्ड है, नहीं डेवलप्ड है, या फिर अंडर डेवलप्ड है। तो आपको क्लियर होगा कि डायग्राम से। एक्टोमॉर्फिक देख लीजिए कितना लीन बॉडी का है, ठीक है। एक्टोमॉर्फिक में जो मीजो मतलब मिडल, जो कि फिट एंड रहेगा। उसके बाद में एंडो का मतलब होगा कि उसका एंड फुलफिल होंगे मतलब कि वो मोटा होगा, हेल्दी होगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो। अगर मैंने अभी आपको बताया था कि विसरास के हिसाब से लेंगे, तो जो हमारे जो एंडोमॉर्फिक हैं, एंडोमॉर्फिक के विसरास कैसे होंगे, वीक होंगे। कैसे होंगे, वीक। अगर आप बताओ वीक का हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो मोटे, तो वो कोई भी एक्सरसाइज या फिर कोई भी वर्क नहीं कर सकते, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंडोमॉर्फिक के जो भी पर्सन होते हैं वो वीक के होते हैं। फिर हम लोग कहते हैं मीजोमॉर्फिक, इनके हमारे जो विसरास होते हैं वो हाईली डेवलप होते हैं, इनके विश्वास, इनके जो सोमैटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं मेजरली बेस्ट होते हैं। फिर हमारे आते हैं एक्टोमॉर्फिक। तो एक्टोमॉर्फिक अब आपको 2 में क्लियर हो गया। आपका सबसे पहले था एंडोमॉर्फिक, तो हमने अभी बताया एंडोमॉर्फिक के जो आपके विश्वास थे वो हाईली डेवलप्ड नहीं है। फिर मीजोमॉर्फिक में हाईली डेवलप्ड है। फिर जो आपका एक्टोमॉर्फिक है, इसमें मिडिल वन का रहेगा, ना कि ज़्यादा हाईली डेवलप्ड होंगे और ना ही वीकली होंगे, इसके मॉडरेट रहेंगे। नेक्स्ट आपका है जंक्स क्लासिफिकेशन। अगर मैं बात करूँ जंक्स क्लासिफिकेशन की, तो इसमें 2 टाइप्स आते हैं, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। अगर मैं बताऊँ तो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट आपको पता होगा, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगा उसको हम लोग एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है, जो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकता है, साथ ही साथ वो हर एक चीज़ों को मैनेज कर सकता है, उसकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। एक्सट्रोवर्ट का बिल्कुल अपोजिट होता है इंट्रोवर्ट, उसे बातें शेयर करना नहीं पसंद है, उसे बहुत ही अकेला रहना पसंद है, वो शेयरिंग बहुत ही कम करता है। साथ ही साथ में जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा सैड रहते हैं, और ऐसा साइकोलॉजी कहती है। सो जो आपके एक्सट्रोवर्ट पर्सन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जॉली नेचर के होते हैं, हैप्पी होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा बेस्ट है, बट आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि पता है, आप अगर एक्सट्रोवर्ट होते हो तो सामने वाला आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रीली समझता है, साथ ही साथ फिर एडवांटेज वो उठाने की कोशिश करता है जिससे हमारा ही लॉस होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग एक्सट्रोवर्ट ठीक है एक लिमिट तक, बट इंट्रोवर्ट बेस्ट है। मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ तो मुझे तो लगता है इंट्रोवर्ट बेस्ट है। तो फिर नेक्स्ट हमारा है एल्कोड। और जैसा साइकोलॉजी कहती है इंट्रोवर्ट ऐसे सैड होता है, मेरे अकॉर्डिंग इंट्रोवर्ट सबसे ज़्यादा हैप्पी होते हैं, क्योंकि वो अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद के लिए बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं। मैं साइकोलॉजी की इस पॉइंट से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मुझे ये पॉइंट बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है।
फिर नेक्स्ट हमारा है एलपोर्ट क्लासिफिकेशन। एलपोर्ट क्लासिफिकेशन हमारा 5th क्लासिफिकेशन है। इसमें हमारे 2 पॉइंट्स आते हैं, एक्सेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स। जैसे कि आपने अगर बच्चों मतलब स्टूडेंट्स जब आप छोटे थे 1st क्लास में, तो आपने पढ़ा होगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा, राइट, और डिसेंडिंग इसका अपोजिट होता है, बड़े से छोटा। तो वही होता है असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स। जो हमारे असेंडेंट्स होते हैं, ये आप देख रहे हो असेंडेंट्स हैप्पी है और डिसेंडेंट्स बिल्कुल हैप्पी नहीं है। तो अब हम इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि आप स्टडी करोगे 1st to 12th, तो आप धीरे धीरे आप क्लासेस को क्लियर करते जाओगे, साथ ही साथ आप अचीवमेंट पे रहोगे। मतलब स्टार्टिंग आप यहाँ इस स्टेप से करो, नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ होगा, तो आपने अचीव करा ना। तो जो एक्सेंडेंट्स होते हैं उनके पॉजिटिव थिंकिंग होती है, वो नई चीज़ों को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, अचीव के लिए हार्डवर्क करते हैं। डिसेंडेंट्स बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं, उनको हर एक चीज़ बेस्ट मिलती है, मतलब कि हर एक चीज़ उनकी लॉन्ग थी लेकिन वो शॉर्ट आ गए। क्यों? क्योंकि उनका थॉट ही लो था, उनका थॉट लो था, उनको हार्डवर्क नहीं करना था, उनको से वो सिर्फ अचीव करना था, बट बिना हार्डवर्क करके। तो फिर बिना हार्डवर्क करके तो नहीं अचीव होता है। आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो, फिर सोच रहे हो कि मैं फर्स्ट आ जाऊँ, तो इम्पॉसिबल है। आपको पढ़ना होगा, हार्डवर्क करना होगा, मतलब उसके लिए आपको उतना अपने आप को रगड़ना पड़ेगा। जितना चीज़ आपको चाहिए ना, उसके लिए उतना ही हार्डवर्क पे करना होता है। नेक्स्ट आपका 6th क्लासिफिकेशन है टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए एंड टाइप बी कॉम्बिनेशन है आपके ऊपर दो का। ऊपर देखा हम लोगों ने पढ़ा एक एलपोर्ट क्लासिफिकेशन और एक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा जंक्स क्लासिफिकेशन। तो जंक्स क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने अभी डिस्कस करा एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट हमारे जंक्स क्लासिफिकेशन के, और उसके बाद में हमारा है एलपोर्ट, और एलपोर्ट में हमारे कौन से दो हैं, एक्सेंडेंट और डिसेंडेंट, ठीक है। ये दो आपको क्लियर हो गए। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारा लास्ट वन, दैट इज टाइप ए एंड टाइप बी। तो टाइप ए में क्वालिटीज़ आएंगी एक्सट्रोवर्ट की और एक्सेंडेंट्स की, उसमें एक्सट्रोवर्ट अच्छा है और एक्सेंडेंट्स अच्छा। और नेक्स्ट वाले में जो हमारा टाइप बी होता है, टाइप बी में क्वालिटीज़ आएंगी इंट्रोवर्ट की और डिसेंडेंट्स की। तो आपको क्लियर हो गया होगा क्लासिफिकेशन। अब हम इसको तुरंत ही बुक से आपको डिस्कस करा देते हैं, जिससे आपके जो भी डाउट और डायग्राम्स हो वो भी क्लियर हो जाए। सो बुक से डिस्कस कर लेते हैं अब। सो ये पर्सनालिटी चैप्टर है, हमने डिस्कस करा है स्टार्टिंग से, इंट्रोडक्शन डिस्कस करा है, डेफिनेशन मैंने आपको वॉटसन की बताई, सेम वही है। पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाई एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव फ्रीएबल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। करेक्टरिस्टिक्स में 4 से 5 पॉइंट है, वो सब हमने डिस्कस करें। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया सबसे पहले हिपोक्रेट्स, क्रेट्समियर, शेल्डन, जंक्स क्लासिफिकेशन, एलपोर्ट क्लासिफिकेशन, टाइप ए एंड टाइप बी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमने आपको बताया कि हिपोक्रेट्स के 3 होते हैं, सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, कोलेरिक। ये 4 दे रखा है, ये आप इसको मत रखिएगा वरना कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। नेक्स्ट आपका होता है क्रेट्स में, उसमें आते हैं फाइकनिक आता है, एथलेटिक आता है, लेप्टोसेमेटिक आता है। आप 3 डायग्राम बने, आप तीनों डायग्राम से क्लियर होके समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है शेल्डन क्लासिफिकेशन। शेल्डन क्लासिफिकेशन में होते हैं 3, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करा जंक्स क्लासिफिकेशन। जंक्स क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट को। ये सारे पॉइंट दे रखे हैं, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट आपका है एलपोर्ट क्लासिफिकेशन। एलपोर्ट में हम लोगों ने पढ़ा है एक्सेंडेंट एंड डिसेंडेंट। ये दोनों में आप खुद देख सकते हैं कौन सा हैप्पी कौन सा सैड है। नेक्स्ट हम लोगों ने रीड करा है हमारा टाइप ए टाइप बी पर्सनालिटी का। टाइप ए पर्सनालिटी में आपको एक्सट्रोवर्ट दिखेगा और एक्सेंडेंट्स दिखेगा। टाइप बी में आपको इंट्रोवर्ट दिखेगा, साथ ही साथ डिसेंडेंट दिखेगा। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज को, लेकिन अगर इससे पहले आप पहले इसको पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो या फिर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट इट, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।